महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। और ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब हम धर्म को सामाजिक मामला बनाने की कोशिश करते हैं, उसको सामाजिक ढांचे में लाने की कोशिश करते हैं, तो इसके खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में देखने को मिला, एक ट्रेन है, जयपुर मुंबई ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिस ट्रेन पर एक पुलिसकर्मी ने, आरपीएफ ऑफिसर ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक ऑफिसर ने 4 लोगों पर गोली चला दी, जिसमें से एक व्यक्ति खुद उस ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर था। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो गोली चलाई गई है, ये गोली मुख्य तौर पर धर्म के नाम पर चलाई गई है। और अगर ये बात सच है, तो ये पूरी घटना एक समाज के तौर पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल पैदा करती है, हमारी नैतिकता पर एक बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि हम धर्म को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, मानवता पर इतना जोर क्यों नहीं दिया जा रहा। बहरहाल आज इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर बात करेंगे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इतिहास क्या है, ये किस तरह से अस्तित्व में आया और इसका काम क्या है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करेंगे। इसको जानने के बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस बल की स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है। इसकी क्षमता को जानने के बाद हम बंदूकों को लेकर क्या नियम है, गन्स को लेकर, एम्यूनिशन को लेकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में क्या नियम है, उन नियमों पर बात करेंगे। और अंत में ये भी जानेंगे कि जो कर्मी होते हैं, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनका टेस्ट किस तरह से किया जाता है, उनकी फिटनेस को किस तरह से टेस्ट किया जाता है। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय समाज जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में रेलवे का जो इतिहास रहा है वो बहुत ज़्यादा पुराना रहा है। आधिकारिक तौर पर देखें तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब पहली बार बोरीबंदर यानी कि बॉम्बे और ठाणे के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। तो इस पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी। लेकिन 1853 के आसपास क्योंकि तो रेलवे शुरू हुआ था, तो उस समय रेलवे जो था वो अपने प्रारंभिक चरण में था, तो रेलवे के पास बहुत सारी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे भारत में रेलवे का विकास शुरू हुआ, वैसे वैसे रेलवे की संपत्ति भी बढ़ने लगी और संपत्ति बढ़ने के साथ रेलवे में चोरी की दुर्घटनाएं भी होने लगी, बहुत बहुत तरह की दुर्घटनाएं होने लगी। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली बार साल 1882 में जो तमाम अलग अलग रेलवे कंपनियां थीं, जो निजी तौर पर संचालित हो रही थी, उन कंपनियों द्वारा रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक पुलिस बल का गठन किया गया। इस बल को अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कुछ लोग फोर्स बुलाते थे इसको, कुछ लोग कंपनी फोर्स बुलाते थे। तो ये 1882 में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन उस समय क्योंकि रेलवे निजी हाथों में थी, अलग अलग कंपनियां रेलवे का संचालन कर रही थी, तो इसकी वजह से जो बल था वो अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग स्तर पर गठित किया जाता था। तो ये तो रेलवे सुरक्षा एक तरह से एक बल का गठन कर दिया गया संपत्ति की सुरक्षा के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी, इस पूरे फोर्स के बावजूद भी जो चोरी की घटनाएं थी वो कम नहीं हुई। इस तरह की जो इंसिडेंट हुआ करते थे वो कम नहीं हुए। और इसके बाद बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे एक प्रयास ये भी था कि रेलवे सुरक्षा को एक विशेष कार्य के तौर पर मान्यता दी गई, एक स्पेशल यूनिट बनाया गया। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया के दौरान विशेष ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की जाती थी, जो कि प्रमुख तौर पर रेलवे की सुरक्षा पर ध्यान देते थे, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान देते थे। तो इसके बाद आया मुख्य तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये समस्या जो थी और ज़्यादा गंभीर होने लगी। रेलवे की जो संपत्ति थी उसमें बहुत ज़्यादा लूटमार होने लगी, उसमें बहुत ज़्यादा चोरी होने लगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन इस समय तो कुछ विशेष काम नहीं हुआ, भारत आज़ाद हो गया 1947 में, और जो विशेष काम किया गया वो 1954 में किया गया, जब आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, आईबी के तहत एक जांच शुरू की गई, जिस जांच का प्राथमिक उद्देश्य एक सल्यूशन निकालना था, कि एक उपाय खोजना था, जिस उपाय के जरिए हम रेलवे की संपत्ति को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को रोक सकें।
और इसी जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर साल 1957 में भारत सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट को लागू किया जाता है और इसके माध्यम से भारत में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की शुरुआत होती है। तो ये तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की शुरुआत की बात हुई। इसके अलावा इसको लेकर इस पूरे जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसे रेलवे स्टोर्स गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1966 इसके तहत भी कुछ लिमिटेड पावर्स दी गई हैं। इन लिमिटेड पावर्स में ये कहा गया है कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो रेलवे अधिनियम 1989 के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है इस पूरी फोर्स के द्वारा। यानी कि इसको मुख्य तौर पर इस पूरे अधिनियम के माध्यम से व्यापक शक्तियां दी गई थी और इसे कंप्लीट फोर्स बना दिया गया। इसके अलावा अब आप पूछेंगे कि दूसरे कानूनों का क्या मतलब है। तो अगर पूरे रेलवे के परिसर में किसी दूसरे कानून के तहत कुछ उल्लंघन होता है तो दूसरे कानूनों के तहत गिरफ्तारी करने का जो अधिकार है वो केवल राज्य सरकार की पुलिस को है, या फिर अगर राज्य सरकार अपने आधार पर अपने स्तर पर कोई विशेष रेलवे पुलिस बनाती है तो उससे इस तरह का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा ये हुआ क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कानून और व्यवस्था का मामला है और रेलवे के मेंटेनेंस का जो मामला है, ये दोनों जो विषय हैं वो राज्य सूची के विषय हैं और राज्य सूची विषय होने का मतलब ये है कि इन दोनों मामलों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल राज्य सरकारों को प्राप्त है। तो यहाँ पर हमने रेलवे सुरक्षा बल की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल की स्ट्रेंथ क्या है, संख्या क्या है। तो रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में इस फोर्स में तकरीबन 61,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 61,000 कर्मी काम कर रहे हैं, जबकि इस पूरे बल की जो स्वीकृत स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 74,830 के आसपास है, यानी कि लगभग ये पूरी भरी हुई है। इसके अलावा इन 61,000 में से तकरीबन 10% जो कर्मी हैं वो महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा इन अधिकारियों का चयन किस तरह से होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स ग्रुप ए की सर्विस में आते हैं और इसकी वजह से इनकी जो नियुक्ति है वो यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो नेतृत्व है, उसकी जो लीडरशिप है वो डायरेक्टर जनरल के पास होती है, महानिदेशक के पास होती है, जो कि भारत सरकार के तहत सचिव स्तर का कोई आईपीएस ऑफिसर होता है। तो ये भी बात हुई कि आईपीएस ऑफिसर को इसके प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर्स की तैनाती कहाँ पर होती है, किन कामों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग मुख्य तौर पर जो पैसेंजर क्षेत्र हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पैसेंजर्स आते जाते हैं, उन क्षेत्रों में इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ताकि पैसेंजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा इनकी नियुक्ति बंदोबस्त ड्यूटी यानी कि जो रेलवे में तमाम बंदोबस्त करने की जो जिम्मेदारी है वो इन और पर्सनल्स को दी जाती है। इसके अलावा महिला एवं विकलांग जो कोच होते हैं उन कोचेज में इन अधिकारियों को, इन कर्मियों को विशेष ड्यूटी पर नियुक्त किया जाता है, ये भी इनका काम हुआ। इसके अलावा ये टिकट चेकिंग में भी सहायता करते हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ये लोग जो हैं टिकट चेकर्स के साथ मौजूद होते हैं, तो ये भी उनका एक काम है। इसके अलावा वर्तमान समय में एक रेलवे सुरक्षा विशेष बल भी काम कर रहा है, यानी कि एक तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसी फोर्स के तहत एक विशेष यूनिट भी है जिस यूनिट का नाम है रेलवे सुरक्षा विशेष बल। और ये यूनिट जो है मुख्य तौर पर साल 1962 में बनाई गई थी। अब साल 1962 में क्या हुआ था? तो साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और इसी युद्ध को देखते हुए मुख्य तौर पर सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वहां पर कम्युनिकेशन लाइंस को बनाए रखने के लिए, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारत में ये सोचा गया था कि एक विशेष बल बनाया जाए, एक विशेष इकाई, एक विशेष यूनिट की जरूरत महसूस हुई और इस यूनिट को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के तहत बनाया गया था। इस यूनिट का नाम है रेलवे सुरक्षा विशेष बल। अब ये जो यूनिट है मुख्य तौर पर वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में नियुक्त की जाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्र हैं, तो इस तरह के जो बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज हैं, उन सेंसिटिव एरियाज में इस विशेष बल को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास एक कमांडो यूनिट भी मौजूद है। ये कमांडो यूनिट मुख्य तौर पर किसी आपात स्थिति में, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने के लिए बनाई गई है।
तो ये तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एमिनेशंस को लेकर, गोला बारूद को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। तो गोला बारूद को लेकर जो नियम थे वो मुख्य तौर पर 26/11 हमले के बाद में इनमें परिवर्तन देखने को मिला। आपको याद होगा कि मुंबई में 26/11 हमला हुआ था और इस हमले में से एक जो अटैक था वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में भी देखने को मिला था। अब इस पूरे अटैक में जो आरपीएफ के ऑफिसर्स थे, उन ऑफिसर्स का मुकाबला आतंकियों से हुआ था और वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके पास पुरानी .303 राइफल्स मौजूद थी, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं और इनको चलाने में भी बहुत दिक्कत आती है। जबकि जो आतंकी थे, उनके पास ऑटोमेटिक AK-47 जैसी अत्याधुनिक मशीनें मौजूद थीं। तो ज़ाहिर तौर पर ऐसे मुकाबले में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। और इसी पूरे हमले के बाद रेलवे का जो बल है, जो पुलिस फोर्स है, उसके मॉडर्नाइजेशन पर जोर देने की कोशिश की गई थी और जोर देने के कई प्रयास भी किए गए। वर्तमान समय में बात करें, जो महानिदेशक हैं वो एक आदेश जारी करते हैं इस पूरे विषय को लेकर, जिस आदेश में ये बताया जाता है कि जो कर्मी हैं वो कितने हथियार रख सकते हैं, कितने एमिनेशन रख सकते हैं और किस प्रकार के हथियार अपने पास रख सकते हैं। और ये जो हथियारों के एलोकेशन की बात है, ये मुख्य तौर पर क्षेत्र दर क्षेत्र आधार पर तय होती है, यानी जोन पर जोन तय की जाती है। क्योंकि किसी जोन में ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत हो सकती है, किसी जोन में कम हथियारों की ज़रूरत हो सकती है, किसी जोन में क्राइम कम होता है, किसी जोन में क्राइम ज़्यादा होता है। तो इस जोन दर जोन आधार पर हथियारों की आवश्यकता को तय किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में कौन-कौन से हथियार मौजूद हैं उसकी बात करें, तो जो दूसरे बल हमारे भारत में मौजूद हैं, जो दूसरी फोर्सेस मौजूद हैं, उन्हीं की तरह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास भी बहुत अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। जैसे कि पिस्टल हो गई, रिवॉल्वर हो गई, कार्बाइन 9mm जो पिस्टल है, AK-47 हो गई, लाइट मशीन गन हो गई। इसके अलावा बहुत सारे तरह के एम्युनिशंस हमारे पास रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में मौजूद हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कर्मियों की फिटनेस का टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नियमों के मुताबिक जो भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मी हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है, उनके लिए अनिवार्य है कि वो हर 5 साल में फिटनेस का टेस्ट करवाएं और ये टेस्ट जो है खुद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा किया जाता है। लेकिन ये नियम जो है वो 45 वर्ष से कम लोगों के लिए है और यदि कोई कर्मी 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है तो उसके लिए नियम बदल जाते हैं। उसके लिए नियम ये कहते हैं कि उस कर्मी के लिए प्रत्येक 3 साल में परीक्षण कराना अनिवार्य है और ये परीक्षण जो है मुख्य तौर पर विभिन्न फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है। बहुत सारे कारक होते हैं, जिन कारकों के आधार पर एक कर्मी की फिटनेस को टेस्ट किया जाता है और इसी फिटनेस टेस्ट के बाद उसे ड्यूटी पर जाने की अनुमति होती है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि ये टेस्ट होता कहाँ पर है। तो ये जो टेस्ट है मुख्य तौर पर आरपीएफ के अपने प्रशिक्षण केंद्र हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में ही ये जो टेस्ट है वो किया जाता है। इसके अलावा इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स में समय समय पर एक तो चिकित्सा परीक्षण होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसके अलावा फायरिंग टेस्ट भी किया जाता है। ये भी टेस्ट किया जाता है कि वो व्यक्ति फायर कर पा रहा है, वो व्यक्ति गोली चलाने में सक्षम है या फिर नहीं है। तो फायरिंग टेस्ट भी होती है। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी बात की जा रही है, साइको एनालिसिस की भी बात की जा रही है। यानी कि हम फिजिकल तौर पर तो एनालिसिस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अपना काम करने में सक्षम है या फिर नहीं है, लेकिन अब बात इस बात पर भी हो रही है कि हमें मानसिक तौर पर भी इस बात की जांच करनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति है, जो पुलिसकर्मी है, वो अपने काम को करने में सक्षम है या नहीं। क्योंकि हालिया जो मामला देखने को मिला है वो कहीं न कहीं मानसिक तौर पर जुड़ता है, कहीं न कहीं मानसिक अक्षमता से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़ाहिर तौर पर मानसिक परीक्षण किए जाने की जो मेंटल टेस्ट है, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ये पूरे विषय की बात हुई, अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में रेलवे सुरक्षा बल को शक्ति नहीं देता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957, ऑप्शन बी रेलवे स्थानीय प्राधिकरण कराधान अधिनियम 1941, ऑप्शन सी रेलवे स्टोर्स गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1966 या रेलवे अधिनियम 1989। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे।
इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।